फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपके लिए रोज लाएंगे 10 मिनट्स जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। तो आज हम फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं और वो है परमाणु संरचना और सिद्धांत, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। सो प्लीज हम करते हैं इस पे बात, तो अंत तक बने रहिए और यहां से जो भी आप नॉलेज लेंगे वो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है एग्जाम में। सो प्लीज अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संरचना और सिद्धांत, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। तो सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि जो परमाणु की थ्योरी दी थी वो महर्षि कर्णाद ने दी थी। तो उन्होंने ही सबसे पहले सिद्ध किया था कि परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और ना ही इसका विभाजन किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज परमाणु से ही मिलकर बनी है और बिना इसके ब्रह्मांड की कल्पना भी करना असंभव है। तो महर्षि कर्णाद ने बोला था कि जो परमाणु है वो बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म इकाई है और इसको आप आंखों से नहीं देख सकते और ना ही इसका विभाजन कर सकते हैं। तो इसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना भी असंभव है। और इसको जो एटम नाम दिया था वो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स एवं ल्यूसिपस ने इस सूक्ष्म अविभाज्य कणों को एटम कहा था। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो परमाणु की थ्योरी एज ए साइंटिस्ट जो दी गई थी वो डाल्टन ने दी थी। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो अब ये क्वेश्चन भी अगर आ जाता है कि सबसे पहले जो परमाणु की थ्योरी किसने दी थी, वो डाल्टन ने दी थी एज ए साइंटिस्ट। तो सन 1808 में ब्रिटिश रसायन जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया जो आधुनिक विज्ञान की नींव पर खड़ा था। और ये सिद्धांत इस प्रकार है कि डाल्टन ने क्या क्या बोला था कि सभी द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें परमाणु कहा जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना होता है और इसे परमाणु नाम दिया गया। तो परमाणु तो अविभाज्य होते हैं और इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान कोई भी जो एटम परमाणु होता है उसको निर्मित भी नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान समान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान परस्पर भिन्न होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी जो तत्व होते हैं, जिनके तत्व जो होते हैं दिए गए तत्व, उनके परमाणु के जो रासायनिक गुण और द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन जो अगर वो भिन्न भिन्न तत्व है, वो डिफरेंट तत्व है, तो वो उनके क्या होते हैं कि रासायनिक गुण और द्रव्यमान परस्पर क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये चीज आपको जब आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगी। अभी सिर्फ आप यही याद रखिए कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु के रासायनिक गुण और द्रव्यमान क्या होते हैं? परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा डाल्टन ने कहा था। ये परमाणु सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जी आप जानते हैं कि परमाणु मिलकर जो एक पदार्थ जो तत्व बनता है और तत्वों के मिश्रण से यौगिक बनता है। तो ये आप यहां से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो परमाणु की थ्योरी थी डाल्टन के बाद थॉमसन ने दी थी। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या बोला था उस पर हम बात करते हैं कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर का ठोस गोलाकार क्षेत्र है। ऐसा थॉमसन ने बोला था कि जो परमाणु है उसकी जो आकार है, जो उसकी रेडियस है, जो वो है 10⁻⁻10 मीटर का वो ठोस गोलाकार क्षेत्र है, जिसमें जो धनात्मक रूप से आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन अंत स्थापित होते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे थॉमसन ने बोला था। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान परिमाण में और समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए समग्र रूप से परमाणु उदासीन होता है। ऐसा थॉमसन ने बोला था कि जितने ऋणात्मक आवेश उसमें है उतने ही धनात्मक आवेश भी उसमें, इसलिए परमाणु हमेशा क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये आप जरूर याद रखें, ये थॉमसन ने बोला था, न कि डाल्टन ने। ठीक है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्रिसमस केक है। प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है और प्लम पुडिंग का मतलब होता है क्रिसमस केक। मतलब कि जहां की धनावेश को पुडिंग की तरह माना गया और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। ये आप याद रखें। इसके अलावा इसे बूंदी का लड्डू और तरबूज की तरह भी माना जाता है। तरबूज का जो अंदर का लाल रंग होता है वो धनावेश हो गया और मध्य भाग के जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपके पास ये 3 डायग्राम है, आप याद रख सकते हैं। ये एक केक है, केक की तरह बोला गया प्लम पुडिंग, और इधर तरबूज को भी एक जो परमाणु है का जो आकार है उसकी तरह इसको बताया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो जे थॉमसन है। आप इसको जरूर याद रखना।
सबसे लास्ट अपन बात करते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने भी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने स्वर्ण पत्र का प्रयोग करके इसकी थ्योरी दी थी। तो कैसे दी थी मैं आपको बताता हूं कि रदरफोर्ड ने सोने की 100 नैनोमीटर की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो रदरफोर्ड ने एक क्या किया, एक मैं आपको बता रहा हूं, इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए, ये एक जिंक सल्फाइड की परत है इसके चारों ओर, और ये एक सोने की झिल्ली है जिस पर एल्फा कणों की, यहां से एल्फा कणों की बौछार की गई। तो सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाएगी जो कि प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित है। तो ये किससे लेपित है? जिंक सल्फाइड से। अब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो जब यहां से अल्फा कणों को सोने की इस पर डाला गया, सोने की पट्टी पर बौछार की गई, तो क्या क्या परिणाम इससे प्राप्त हुए देखिए। ये परिणाम है, देखिए ध्यान से, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हो गए, निकल गए, मतलब बोझ से तो सीधे निकल गए, और अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ, मतलब बहुत कम अंश से वो कोण विक्षेपित हुए, और बहुत थोड़े कण वापस उसी पथ से लौटे आए, अर्थात मतलब 100 डिग्री के कोण पर लौट आए, और बोझ से जो है वो टकरा करके वापस आ गए। तो इस तरीके के परिणाम यहां पर आए, और जब ये परिणाम आए तो रदरफोर्ड के दिमाग में कुछ चला। तो वो क्या चला, उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले ये आप देखिए। सबसे पहले उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त या खोखला होता है। जब उन्होंने देखा कि कुछ जो थे जो अल्फा कण जब टकराए गए तो कुछ उसमें से सीधे टकरा के 180 डिग्री पर आ गए, तो उनको लगा कि कुछ भाग जो उसका क्या है, सीधे चले गए, तो उनको लगा कि इसका कुछ भाग जो क्या है, रिक्त है या खोखला है। कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हो, कुछ विक्षेपित हो गए, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में वो चले गए। इससे पता चला कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 होती है, मीटर होती है, और वो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। सॉरी मैंने यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन यहां पर मीटर है, आप याद रखना। तो ये जो पूरा परमाणु होता है इसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, और जो इसका ये बीच में जो नाभिक है, ये नाभिक की खोज अगर किसी ने की है तो वो रदरफोर्ड है, और जो ये नाभिक होता है इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, ऐसा उनको निष्कर्ष मिला वहां से। तो अब बात करते हैं कि और क्या निष्कर्ष उनको मिले कि परमाणु का धनावेश वो द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऐसा रदरफोर्ड को निष्कर्ष मिला कि जो परमाणु का जो केंद्र भाग होता है वो बहुत अति अल्प क्षेत्र में होता है, और उसको नाभिक कहा जाता है। तो जो नाभिक की एक्चुअल परिभाषा है वो रदरफोर्ड ने दी थी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा गया, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते, इसलिए परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। तो मतलब जो ये सौर थ्योरी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जो है, सौरमंडल की थ्योरी है, वो रदरफोर्ड ने दी थी। तो आप यहां पर ये रदरफोर्ड बोलता है कि बीच में जो ये होता है ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो ये कक्षाएं होती है। इसी प्रकार ये सौरमंडल से मिलता जुलता है, ये सूरज है और इसके चारों ओर ग्रह गति करते हैं। तो ये थ्योरी रदरफोर्ड ने दी थी। आप हमेशा इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्तर से विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं, और ये एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इसके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ये आप जरूर याद रखना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो वो रदरफोर्ड था। अगर नाभिक के बारे में किसने खोज की थी, प्रोटॉन नाभिक के बारे में, तो वो भी रदरफोर्ड था। ये आप याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, बहुत से बच्चे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को लेके कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन है वो उसका नाम दिया था, न कि मतलब उसकी खोज में उसका नाम दिया था, न कि उसकी खोज की थी। तो खोज का जो श्रेय जाता है प्रोटॉन का, वो नाभिक का, वो रदरफोर्ड को जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकते हैं कि फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था, थॉमसन ने। और प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। तो ठीक है, अब इसके बाद जो बोर की संकल्पना है, बोर का जो मॉडल है, इसके अलावा आप न्यूट्रॉन की खोज या जो भी इसके बाकी के पार्ट है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो प्लीज आप इसको जरूर देखते रहें।
और 15 दिसंबर दूर नहीं है, अब तैयार हो जाइए, जल्दी से जल्दी एग्जाम होने वाला है। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।